हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के रिप्रोडक्शन टॉपिक को शुरू करेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं अर्थ पर, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पीशीज़ कई सालों तक अर्थ पर ज़िंदा रह पाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा और न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर जो ऑर्गेनिज़म की जितनी स्पीशीज़ हैं उतनी ही स्पीशीज़ रहेंगी और नई स्पीशीज़ नहीं आएंगी और उनके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, और जितने ऑर्गेनिजम्स एक वक्त पर अर्थ पर हैं उतने ही रह जाएंगे और उनके डेथ के बाद फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जब उस ऑर्गेनिज़म का स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगा या वैनिश हो जाएगा अर्थ सरफेस से। तो सिंस हमें अलग अलग ऑर्गेनिज़म के स्पीशीज़ को अर्थ सरफेस पर बचा कर रखना है, वी हैव टू सेव देम, वी हैव टू कीप देम ऑन द अर्थ सरफेस, एंड हम लोग उनको एंडेंजर नहीं करना चाहते हैं, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आपके बुक में है, डेफिनेशन गोज़ लाइक दिस। डेफिनेशन में कहा जा रहा है द प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग बींग्स खुद के जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोड्यूस करने के तरीके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो भी मैमल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स या ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स जो मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ एंड दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड विच आर सिमिलर टू देम। ठीक है, सो ज़्यादातर मैमल्स दे गिव बर्थ। ओके, सो मैमल्स such as human beings, cow, dog, lion, deer, etc. मतलब various animals and human beings, these prefer to give birth, okay, and produce offsprings of their own kind. ओके, सो मैमल्स ज़्यादातर दे गिव बर्थ, वो ज़्यादातर केसेस में अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं एंड अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ऐसे भी नॉन मैमल्स हो सकते हैं। नॉन मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स नहीं होते हैं, सच एज बर्ड्स, ओके, फिश, देन फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, जिनको हम कह सकते हैं एज एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जा सकता है। नॉन मैमल्स को एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दीज नॉन मैमल्स दे प्रेफर टू ले एग्स and these eggs hatch after a certain period of time, and these eggs have to be kept at a very optimum temperature. इस एग्स को हम जहाँ पर भी रखना चाहेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर भी इन एग्स को ले करने के बाद रखते हैं, उनको बहुत प्रोटेक्शन देना पड़ता है, एग्स को बचा कर रखना पड़ता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस टेम्परेचर पर रखने के बाद उस एग के अंदर जो ऑर्गेनिज़म है वो डेवलप होता है, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दीज एग्स हैच एंड अ न्यू ऑर्गेनिज़म टेक्स बर्थ फ्रॉम इट। ठीक है, सो मैमल्स एंड नॉन मैमल्स दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. मैमल्स प्रेफर टू produce their offsprings to produce new organisms by giving birth, and non-mammals such as birds, fish, frog, insects, etc.,
they are egg laying organisms and they prefer laying eggs, and these eggs hatch after a certain period of time and new organisms comes out of that egg. Okay, these things you already know, you have read this in your junior classes. अब इसके बाद इस पूरे पोर्शन को पढ़ने के बाद, आफ्टर वी हैव रेड अबाउट एनिमल्स, आफ्टर वी हैव रेड अबाउट मैमल्स एंड नॉन मैमल्स, वी नीड टू नो कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एंड लेट मी टेल यू कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आपको क्लास 7 में पढ़ना है. यू हैव टू रीड दैट इन डिटेल्स इन क्लास 7, जहाँ आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा. दैट हाउ मेनी वेज बाय विच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस. तो ये सब क्लास 7 के पोर्शन में है. यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंड लिटिल बिट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू रीड इन क्लास 6. हम लोग क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ देयर इन द फर्दर चैप्टर्स कमिंग अप, फर्दर वट एवर चैप्टर्स आर देयर. किसी ना किसी चैप्टर में आपको मिलेगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी मिलेगा जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक है. सो प्लांट अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है. इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. सीड्स मतलब बीज से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. सीड्स को जर्मिनेशन कराना पड़ता है एंड जर्मिनेशन रिक्वायर्स वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इट. इट नीड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, it needs proper amount of moisture, then it also needs area where it is very much warm conditions होना चाहिए. देन मॉइस्चर प्रोवाइड करना पड़ता है. उसके बाद कोई भी तरीके का एक सीड जो है वो जर्मिनेट करता है. अगर हम ड्राई कंडीशंस में रखेंगे या फिर हम उस सीड को डार्क एरिया में रखेंगे जहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है, वार्मथ अवेलेबल नहीं है, तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा एंड फर्दर उस जर्मिनेटेड सीड को हम पा नहीं सकेंगे एंड नया प्लांट उससे डेवलप नहीं होगा. तो सीड्स का जर्मिनेशन सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन में. तो सीड्स नीड टू जर्मिनेट. जर्मिनेशन के बाद फिर उस जर्मिनेटेड सीड को अगर हम छोड़ देते हैं मिट्टी में तो फिर उससे नया प्लांट उग सकता है, नया प्लांट डेवलप हो सकता है. तो पहला तो ये होता है दैट सीड्स प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सीड प्रोडक्शन हम लोग को सीखना है क्लास 7 में. क्लास 7 में आपको सिखाया जाएगा कि प्लांट में सीड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं. सीड्स प्रोडक्शन के बाद जैसे कोई फल है उसके अंदर उसका बीज है, सीड है, और उस सीड को हमने मिट्टी में बोया एंड उसका जर्मिनेशन हुआ एंड फाइनली इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ न्यू प्लांट. अब ये वाला चीज़ तो आपको पता है पहले से कि सीड्स का जर्मिनेशन होता है, वो नए प्लांट में कन्वर्ट होता है. लेकिन प्लांट बॉडी में सीड कैसे बनता है ये आपको अलग से क्लास 7 में पढ़ना है कि सीड बनता कैसे है प्लांट बॉडी के अंदर. ठीक है. इसके बाद ये तो पहला टेक्निक है जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं. दूसरे भी टेक्निक्स है जिससे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कि सीड्स प्रेजेंट नहीं होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल ऑफ पटेटो, कि पटेटो हमेशा अपने बर्ड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. पटेटो प्लांट उगाने के लिए हमें पटेटो का कोई भी बीज नहीं मिलता है. वी डोंट हैव सीड्स ऑफ पटेटो प्लांट एंड वी डोंट बरी इट इनसाइड द सॉइल एंड न्यू प्लांट डजंट ग्रो फ्रॉम the seeds of potato plant. So potato plant does not have seed and potato plant yet it is growing and increasing its number day by day. एंड हम इतना पटेटो कंज्यूम भी करते हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन पटेटो को उगाने के लिए पटेटो का बीज का ज़रूरत नहीं पड़ता है. पटेटो प्लांट ग्रोज थ्रू द बर्ड्स प्रेजेंट इन द पटेटो. तो एज वी नो कि पटेटो जो है वो एक तरीके का स्टेम है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ अंडरग्राउंड स्टेम. तो उस अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होता है बर्ड्स, और इस बर्ड्स का इस्तेमाल करके इस बर्ड्स से ही फिर नया पटेटो प्लांट उग सकता है. जब इस पटेटो के बर्ड्स को हम लोग ज़मीन के अंदर बरी कर देते हैं, फिर उससे आपका नया प्लांट उगता है. तो ये तो एक बर्ड्स के थ्रू आपका पता चला कि बर्ड्स के थ्रू हम कैसे रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. फिर और भी दूसरे टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपके पास हैं यहाँ पर रोज़ प्लांट या शुगर केन प्लांट. ये सब अपने स्टेम कटिंग्स के थ्रू उगते हैं. जैसे सपोज़ किसी के गार्डन में एक वैरायटी ऑफ रोज़ है, मान लो किसी के गार्डन में एक वाइट कलर का रोज़ है एंड यू हैव विजिटेड दैट पर्सनस हाउस एंड आपको वो रोज़ का प्लांट बहुत पसंद आया एंड यू वांट टू टेक दैट you want to have that rose variety in your own garden also.
तो आप उस इंसान को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको एक वाइट रोज़ की एक डाल आपको काट करके वो इंसान दे, ताकि उसको आप अपने किसी पॉट में लगाकर उससे नया रोज़ प्लांट उगा सकें। ऐसा हम लोगों ने कई बार किया है, मैनी ऑफ टाइम्स वी हैव डन दिस, और या फिर आपने किसी न किसी को देखा होगा ऐसा करते हुए। तो रोज़ प्लांट के किसी भी एक स्टेम को, किसी भी एक डाल को अगर हम काटते हैं एंड फिर उस डाल को अगर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं, मिट्टी में बरी कर देते हैं, तो वो जो स्टेम है वो आगे फर्दर उग करके अपना शूट सिस्टम डेवलप कर लेता है एंड ज़मीन में जो पोर्शन गया, मिट्टी में जो पोर्शन उसका बरी हो गया है, वो पोर्शन रूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक रोज़ का स्टेम हम लोगों ने काटा इस तरीके से, ठीक है, रोज़ स्टेम में इस तरीके से कांटे भी होते हैं, एवरीबडी नोज दैट इट कंटेन्स थॉर्न्स ऑल्सो। इस रोज़ स्टेम को हम लोगों ने मिट्टी में इस तरीके से बरी कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्टेम है ये अपने बर्ड्स को डेवलप करेगा एंड इन बर्ड्स के थ्रू वो नए ब्रांचेस डेवलप करेगा, नए छोटे स्टेम्स डेवलप करेगा। इन ब्रांचेस में रोज़ के लीव्स डेवलप होंगे, राइट। ये अपना पूरा शूट सिस्टम इस तरीके से डेवलप करता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका यहाँ शूट सिस्टम डेवलप होता हुआ आप देखेंगे। एंड इसका जो हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर था, जो मिट्टी के अंदर हम लोगों ने बरी किया है, ये वाला हिस्सा धीरे धीरे अपने रूट सिस्टम में इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। इसका कुछ हिस्सा आप ऐसे देखेंगे, मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा ये रूट सिस्टम में इस तरीके से आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो नीचे वाला जो हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर होगा वो रूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने रोज़ का कोई सीड नहीं लिया है, कोई बीज नहीं लिया है। रोज़ का रिप्रोडक्शन उसके स्टेम कटिंग से हो जा रहा है। सिमिलर प्रोसेस शुगर केन में भी हम देखते हैं। शुगर केन का भी रिप्रोडक्शन उसके स्टेम कटिंग के थ्रू हम होता हुआ देखते हैं। तो सेम प्रोसेस शुगर केन में भी होता है। तो अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू भी हो सकता है, और उसके किसी भी एक वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करके भी ऐसा किया जा सकता है। उसके स्टेम से भी आप उगता हुआ देखते हैं प्लांट को, उसके बर्ड्स को भी इस्तेमाल करके हम प्लांट को उगता हुआ देखते हैं। लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, और लीव्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग क्लास 7 में सीखेंगे डिटेल्स में। सो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स का यूज़ करके भी हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्शन को देखते हैं, और सीड्स के थ्रू तो रिप्रोडक्शन होता ही है, एज़ यू ऑलरेडी नो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो इम्पॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस है, ये मेथड है, इतना ज़रूरी क्यों होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो मैंने पहले ही आपको बताया। बिकॉज रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट हेल्प्स इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ को कंटिन्यू बनाकर चलने के लिए अर्थ सरफेस पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी एक स्पीशीज़ का, किसी भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म का रुक जाए और ना हो, और उसके कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि रोज़ प्लांट का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि रोज़ प्लांट का अब रिप्रोडक्शन बंद है ना, और कोई भी रोज़ प्लांट अर्थ में, अर्थ के हिस्से, अर्थ के किसी भी एरिया में प्रेजेंट रोज़ प्लांट अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है और नया रोज़ प्लांट डेवलप नहीं हो रहा है, उसके स्टेम कटिंग से भी डेवलप नहीं हो रहा, और किसी भी दूसरे मेथड से नए रोज़ प्लांट्स अब डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो एक टाइम के बाद, कुछ साल बीत जाने के बाद, जितने पुराने रोज़ प्लांट्स हैं वो सब एक टाइम के बाद दे विल डाई ऑफ एंड दे विल बी वैनिश्ड। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे, एक टाइम के बाद सूख जाएंगे, एंड फिर नए रोज़ प्लांट्स डेवलप करने वाला कोई नहीं बचेगा, फिर और नया कोई रोज़ प्लांट नहीं रहेगा। और इस तरीके से रोज़ प्लांट का जो स्पीशीज़ है, जो प्रजाति है, वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा या वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा अर्थ सरफेस से। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इस एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, उसको वैनिश होने से बचाने के लिए हम लोग को रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूड बनाकर चलना है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि लाइफ कंटिन्यूड चलता रहे अर्थ सरफेस पर। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पूछा जाए कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ये रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको बताना है कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल।
उनके बीच कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स आर एज इट इज़। जो नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स ने बना लिया वो वैसे ही रहेगा, उसका कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ एक इन्फो बिट देख सकते हैं। इन्फो बिट में लिखा हुआ है वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में लिखा हुआ है और इस वायरस के बारे में आप लोग क्लास 8 में दोबारा से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इस इन्फो बिट में लिखा गया है कि वायरसेस आर कंसिडर्ड एज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे ग्रो एंड रीप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग सेल्स ओनली। इसका मतलब है कि वायरसेस, एक पहली बात तो वायरस होता क्या है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम यूजिंग योर नेकेड आइज़, फॉर दैट यू नीड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, वो अंडर माइक्रोस्कोप आप उसको देख पाएंगे, लेकिन यूजिंग जस्ट योर नेकेड आई, अनएडेड आइज़, यू कैन नॉट सी वायरसेस। जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ईस्ट है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, एंड उनको आँखों से, खुली आँखों से देखना मुश्किल है। उसी तरीके से वायरसेस भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे, और इसलिए उनको हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। और इनको बॉर्डर लाइन क्यों कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में? मतलब ना ही वो पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है और ना ही वो पूरी तरीके से नॉन लिविंग होता है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से नॉन लिविंग भी नहीं है और पूरी तरीके से लिविंग भी नहीं है, इसलिए वो दोनों के बीच का एक बॉर्डर लाइन है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि वायरसेस हमेशा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा वो तभी कर पाएंगे जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के बारे में हम लोग इतना जान रहे हैं, इतना न्यूज़ में ये चलता रहता है, एंड जिसकी वजह से इतना सारा एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे आसपास। तो ये जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये तभी फ्लरिश करता है या ग्रो करता है जब ये किसी इंसान के बॉडी के अंदर आता है। इंसान का जो बॉडी है, उसके बॉडी में प्रेजेंट जो लिविंग सेल्स हैं, वो लिविंग सेल्स ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं इस वायरस को, जिससे कि वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है और ग्रो कर सकता है। जब तक इस वायरस को किसी इंसान की बॉडी नहीं मिलती है या कोई ऐसा लिविंग सेल नहीं मिलता है जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सके या ग्रो कर सके, तब तक ये वायरस बढ़ता नहीं है नंबर में। ठीक है, सो वायरसेस ऑलवेज नीड अ लिविंग सेल इन अंडर विच, इनसाइड विच दे कैन इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन, और दे कैन ग्रो इन साइज, दे कैन डेवलप इन साइज एंड वॉल्यूम। तो ऐसा वो तभी कर पाएंगे जब वो लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी रीज़न के वजह से कोई लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब ये वायरसेस अपने डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं या फिर अपने इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और ग्रो नहीं कर पाते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब आउटसाइड द लिविंग सेल्स दे जस्ट एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। किसी लिविंग सेल के बाहर, अगर उन्होंने अभी भी किसी लिविंग सेल को इन्वेड नहीं किया है और वो किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं गए हैं और लिविंग सेल के बाहर हैं, तो लिविंग सेल के बाहर वायरसेस बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं और डल होते हैं और ज़्यादा रिप्रोडक्शन या ग्रोथ शो नहीं कर पाते हैं। मतलब बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स जैसे काम करते हैं, बिल्कुल बेजान होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं, दे स्टार्ट showing some kind of activities through their growth and reproduction। जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे, वो थोड़ा बहुत हरकत करना शुरू करते हैं, एंड जिसके वजह से उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं एंड अपने नंबर को भी इंक्रीज़ करने लगते हैं। ठीक है, सो वायरसेस विल बी ओनली एक्टिव, दे विल बी ओनली एक्टिंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं गए हैं, किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं गए हैं, तब तक वो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं और बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एक्ट करते हैं। तो सिंस वायरसेस का ऐसा एक डुअल बिहेवियर होता है, एक डुअल नेचर होता है,
दो तरीके का बिहेवियर देखते हैं हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी बिहेवियर दिखता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी बिहेवियर दिखता है अलग अलग कंडीशंस पर। इसीलिए वायरसेस को बॉर्डर लाइन कहा जाता है बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, सो आई होप दिस इन्फो बिट पोर्शन इज़ क्लियर टू एवरीवन कि वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस, राइट, दैट इज़ अबाउट ट्राई दीज। लेकिन ट्राई दीज शुरू करने से पहले हम लोग पहले लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई दीज क्वेश्चंस करेंगे। सो लाइफ स्पैन का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले लाइफ स्पैन का मतलब होता है ऐसा टाइम जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ और डेथ के बीच का टाइम पीरियड बताता हो, उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलेंगे। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक डेफिनेट टाइम होता है जितने टाइम तक वो ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सालों तक इनडेफिनेटली हमें पता नहीं है कि वो कितने सालों तक ज़िंदा रहेगा और वो कई सालों से ज़िंदा है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है और वो उतने ही साल तक ज़िंदा रह सकता है जितना उसका लाइफ स्पैन होगा। उतना टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाता है, उतने साल तक जब वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह लेता है, उसके बाद दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डाई आफ्टर इट्स लाइफ स्पैन इज़ कंप्लीट। ठीक है, सो अगर आपको डिफ़ाइन करने के लिए आए कि हाउ विल यू डिफ़ाइन लाइफ स्पैन, सो यू आर गोइंग टू डिफ़ाइन इट जस्ट लाइक दिस, दैट द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ और डेथ के बीच में जितना टाइम पीरियड होता है, जितने साल होते हैं या जितने महीने होते हैं, उस टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और सारे ऑर्गेनिजम्स का एक फ़िक्स्ड लाइफ स्पैन होता है और इस लाइफ स्पैन के दौरान ऑर्गेनिज़म अलग अलग स्टेजेस से गुज़रता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लाइफ के स्टेजेस से वो गुज़रता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेज होता है टेकिंग बर्थ। बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ स्पैन, जहाँ से लाइफ स्पैन शुरू होता है। ओके, द पॉइंट वेयर लाइफ स्पैन स्टार्ट्स, जहाँ से लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म का शुरू हुआ, वो होता है द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ द बर्थ स्टेज, जहाँ ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है। जब ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है, टेकिंग बर्थ इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन। इसके बाद वो ग्रो करता है कई सालों तक। ठीक है, जितना टाइम पीरियड होता है उसके ग्रोथ का, उतने साल तक उसको ग्रो करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स आफ्टर ग्रोथ इज़ रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ और ले एग्स और वट एवर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इट डज, जिस भी टाइप का वो रिप्रोडक्शन करता हो उसको रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने हैं। आफ्टर रिप्रोडक्शन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ओल्ड। रिप्रोडक्शन स्टेज के बाद ओल्ड एज आ जाता है और ऑर्गेनिज्म ओल्ड होने लगता है और कमज़ोर होने लगता है एंड फाइनली इट डाइज। डेथ इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 5 स्टेजेस देखते हैं, 5 स्टेजेस देखते हैं लाइफ स्पैन में। फर्स्ट स्टेज इज़ द बर्थ स्टेज, देन ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन ग्रोइंग ओल्ड एंड द लास्ट स्टेज इज़ डेथ। ठीक है, सो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन 20 मिनट्स होता है। मतलब अगर एक बैक्टीरिया अभी जन्म लेता है, राइट नाउ at this time, if one bacteria is taking birth, then after 20 minutes that bacteria is going to die. सो बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पैन होता है। जैसा कि मैंने आपको जब शुरू में हम पढ़ रहे थे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि सारा फंक्शन बॉडी का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से एक ही सिंगल सेल पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है पूरे बॉडी को संभालने का। तो इसीलिए वो सिंगल सेल ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है एंड सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डाई आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैक्टीरिया ओनली लिव्स फॉर अबाउट 20 मिनट्स। उसी तरीके से हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ अबाउट 1 to 4 months। एंड माउस का लाइफ स्पैन एटलीस्ट 2 to 3 years। पिजन का लाइफ स्पैन अबाउट 15 to 20 years। लायन का लाइफ स्पैन आप देख सकते हैं 20 to 25 years तक लायन जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बीइंग में 70 to 80 years ऑफ लाइफ स्पैन इज सीन एवरेज। ऐसा भी एक्सेप्शन है कहीं कहीं पर जहाँ पर ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लिविंग मोर देन 100 years ऑल्सो, बट दैट इज़ वेरी एक्सेप्शनली फाउंड। हर जगह आप ऐसा नहीं देखते हैं। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में 70 to 80 years इज़ मोस्टली सीन एज द लाइफ स्पैन। 70 to 80 years के बाद ह्यूमन बींग्स जनरली डाई। वेरी रेयर केसेस यू फाइंड दैट दे आर लिविंग मोर देन 80 years। एलिफेंट के केस में अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 70 to 90 years ऑफ एज, दैट इज़ मोर देन ह्यूमन बींग्स। एंड फॉर अ टॉर्टोइज इट इज़ 120 to 150 years ऑफ एज। एंड फॉर अ रेड वुड ट्री दैट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, दैट इज़ अप टू 4000 years। ठीक है, 4000 साल तक एक रेड वुड ट्री जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है विदाउट डाइंग। ओके, उसी तरीके से अगर आपको एक डिफरेंस पूछा जाए कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन होता है, क्या कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, तो हमें कहना है कि ऐसा कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता है। दे डोंट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू डाई, बिकॉज डेथ का कॉन्सेप्ट वही है जहाँ पर लाइफ है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ प्रेजेंट है उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं दैट द ऑर्गेनिज्म इज़ डाइंग। वी कैन नॉट से दैट अ वुडन टेबल डाइज। एक लकड़ी का टेबल मर गया ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं, या एक लकड़ी का टेबल ज़िंदा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दे आर दोज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट कंटेन लाइफ इन दैम। सो दैट इज़ वाई नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइफ। हाउ कैन वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन, राइट? But yes, they can be used for a certain period of time. नॉन लिविंग थिंग्स को हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ साल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक टेलीविज़न है, इफ़ टेलीविज़न डज़ नॉट कंटेन लाइफ इन इट, इफ़ इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो उसको कुछ साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ साल के बाद वो टीवी ख़राब हो जाएगा ड्यू टू वियर एंड टेयर। आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत घंटों तक अगर उसी टेलीविज़न को देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, वो दिन भर यूज़ होता है, तो यूज़ होते होते उसके अंदर के पार्ट्स डैमेज होने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे। एंड एक ऐसा टाइम आएगा when that television would be beyond repair, उसको आप और रिपेयर करके भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि उसका यूज़ करने का जो टाइम पीरियड है, नॉन लिविंग थिंग्स का यूसेज टाइम, जितने टाइम तक उसको यूज़ किया जा सकता है सेफली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डैमेज इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, वो एक डेफिनेट टाइम है। बट दैट टाइम पीरियड, यूसेज टाइम पीरियड कैन नॉट बी सेड टू बी द सेम एज लाइफ स्पैन। दैट इज़ नॉट सेम एज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन वर्ड हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उसको हम लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम जितने टाइम तक उस नॉन लिविंग थिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो डैमेज ना हो, राइट? तो वो भी डेफिनेट ही होता है, बट उसको हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे। ठीक है, सो अब आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा, यू विल गेट सम टाइम एंड यू कैन आंसर दीज, ट्राई दीज क्वेश्चंस। आप कोशिश करिए ये ट्राई दीज क्वेश्चंस का जवाब देने का। यू हैव 1 minute ऑफ टाइम एंड यू कैन राइट द आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन। ओके।
ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज ट्रू एंड फॉल्स. पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्या मूवमेंट के प्रोसेस के वजह से लाइफ कंटिन्यू हो रहा है अर्थ पर? नहीं, इट इज़ फॉल्स. तो अगर मुझे इसको सही करना होगा तो हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के वजह से अर्थ पर लाइफ कंटिन्यूड. ओके, उसके बाद सेकंड, गम, लैटेक्स एंड रेजिन आर सम प्लांट सिक्रीशंस यूज़फुल टू अस. डेफिनेटली गम, लैटेक्स एंड रेजिन का हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं एंड ऐसे प्लांट सिक्रीशंस है जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अ पिजन कैन लिव अप टू 90 years. No, definitely not so. So the lifespan is given as wrong. It's not 90 years, so it is false. The roots always grow from the ground. Grow away from the ground. जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होता है प्लांट का, वो हमेशा ग्राउंड से दूर उगता है, नहीं ग्राउंड के तरफ उगता है. एंड इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं इसको. सो इट इज़ फॉल्स. द स्टेटमेंट इज़ रिटन फॉल्स. जड़ हमेशा ज़मीन के तरफ उगते हैं, ज़मीन से दूर नहीं उगते हैं. सो दे ग्रो अवे लिखा हुआ है, तो अवे को काट करके दे ग्रो टूवर्ड्स होना चाहिए, है ना. अगर इसको हमको करेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स द ग्राउंड लिखेंगे. देन फिफ्थ क्वेश्चन, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस. ये तो गलत है. नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी स्टिम्युलस की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सो दिस इज़ फॉल्स. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन को काटना पड़ेगा, आपका जो बचेगा लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस. कोई भी तरीके का कोई कॉज होता है, कोई चेंज होता है, तो उस चेंज के तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दैट विल बी ट्रू, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, right? So that is why the statement was false initially. Okay, so very good, you all have written the answers, very nice. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में आगे आपको दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है. सो देर आर 8 डिफरेंसेस विच आर समराइज्ड. जितना भी चैप्टर में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं सबका समरी है ये. Table 7.1, this is the summary of the whole chapter whatever you have read. So 8 differences are being written here. So let us read. पहला आपको बताया जा रहा है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. यू ऑलरेडी नो कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम सेल्स का तो बनता हुआ नहीं देखते हैं, बट इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ, instead of cells they are made up of what, they are made up of atoms or molecules, right? तो यहाँ cell के जगह पे क्या होना चाहिए था, they are made up of atoms or molecules, right? atoms या molecules के बने हुए होते हैं non living things, right? इसके बाद सेकंड है that growth in living things is internal and non living things grow by adding materials externally. तो इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है. लिविंग थिंग्स अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को यूज़ करके, इंटरनल टिश्यूज़ एंड सेल्स को यूज़ करके ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन का इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं. वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहरी तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से ग्रो करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, बट दे डोंट ग्रो इंटरनली एट ऑल. एंड ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स आर परमानेंट. लिविंग थिंग्स का अगर एक बार ग्रोथ हो जाता है तो वो परमानेंट होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ टेम्पररी होता है. ओके, फिर उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 है दैट लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट एंड द एनर्जी टू मूव इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विद इन. सो लिविंग थिंग्स हमेशा मूवमेंट शो करते हैं. सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो लोकोमोशन, बट सम ऑफ द लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो लोकोमोशन. बट येस, लिविंग थिंग्स आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा. लिविंग थिंग्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी शो करते हैं. और ये जो मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट एक तरीके का एक्टिविटी है और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. और अगर इस मूवमेंट को हमें करना है, अगर इस एक्टिविटी को हम करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा. और वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, दैट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम विद इन द बॉडी.
विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है मूवमेंट करने के लिए। ओके उसी तरीके से मूवमेंट अगर हमें नॉन लिविंग थिंग्स का करना है तो मूवमेंट अपने आप नहीं होता है। मूवमेंट इज़ मैकेनिकल in non-living things and a kind of external force has to be applied in order to move non-living things। ठीक है, अगर एक लकड़ी का टेबल है, अगर उसको मुझे मूव करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, मतलब बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, दैट इज़ अ मैकेनिकल मूवमेंट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट, और वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग्स में बाहर से कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्स है या जो एनर्जी है वो लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है जब भी लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट है दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज़ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। लिविंग थिंग्स को एनर्जी बनाने के लिए खाना खाना पड़ता है। एनर्जी बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, लेकिन रेस्पिरेशन तो तभी होगा जब लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर फूड रहेगा, खाना रहेगा। तो खाना हमेशा खाते रहना पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा कंज्यूम करते रहना पड़ता है फूड, ताकि वो एवरीडे एक्टिविटीज़, एवरीडे लाइफ प्रोसेसेस को कर सके। एंड नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स बेजान होते हैं, उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दे डोंट नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम विद इन, सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट रिक्वायर फूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट लिविंग थिंग्स ब्रीद एंड रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। फिफ्थ पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स जो है वो हमेशा सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ताकि वो फूड से एनर्जी रिलीज़ कर सके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का रेस्पिरेशन नहीं होता है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू क्रिएट इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। सिक्स्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, अपने तरीके के, अपने काइंड के इंडिविजुअल्स, अपने तरीके के इंडिविजुअल्स वो क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, सेवेंथ पॉइंट है दैट लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। कोई भी तरीके का चेंज अगर लिविंग थिंग्स के आसपास होता है तो वो उस स्टिम्युलस के तरफ, उस चेंज के तरफ रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, अपना रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं किसी भी टाइप के चेंज के तरफ या किसी भी तरीके के स्टिम्युलस के तरफ। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिम्युलस, बट लिविंग थिंग्स generally, definitely and every time shows response towards stimulus. एंड लास्ट पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। तो इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन शो कर सकते हैं, देयर बॉडीज प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा, एंड दीज वेस्ट मटीरियल्स हैव टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर कोई वेस्ट बनता नहीं है, कोई भी तरीके का ऐसा प्रोसेस नहीं होता है उसके बॉडी के अंदर जिससे कि कोई वेस्ट मटीरियल बन सके, इसलिए वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सक्रीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू characteristic differences between living things and non-living things which we discussed. I hope that is clear to everyone. और चैप्टर में हम लोगों ने यही डिफरेंसेस बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को जानना है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है, फर्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट दे डेफिनेटली शो मूवमेंट। प्लांट्स अपने पोजीशन से हिल नहीं सकते हैं, वो एक ही प्लेस पर, एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं। देयर रूट्स आर बाइंडिंग टाइटली टू द सॉइल एंड दे कैन नॉट मूव बाय अपरूटिंग देयर रूट्स। तो वो अपने आप को उखाड़ कर नए जगह पर खुद को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, दे आर forced to remain at one position, so that is why they cannot show locomotion, but definitely they show different kinds of movement। जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग तरीके का movement देखा towards different kinds of stimulus,
जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स शो करते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में हम देखते हैं कि एनिमल्स कैन मूव एज वेल एज दे कैन शो लोकोमोशन। वो मूव भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, एज वेल एज लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं। सो दे कैन शो both kind of movement, both kind of things, that is movement also as well as locomotion also. movement भी हो सकता है, locomotion भी हो सकता है, but yes there are differences also, there are exceptions also. जैसे कि हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था हाइड्रा का एंड सी एनिमन का. सो हाइड्रा एंड सी एनिमन बोथ आर काइंड्स ऑफ एनिमल्स बट दे कैन नॉट शो लोकोमोशन बट दे ओनली शो मूवमेंट. तो ये एक एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी का, इस कैरेक्टरिस्टिक का, कि एनिमल्स हमेशा दोनों चीज़ें शो करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों. लेकिन हाइड्रा और सी एनिमन ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि वो सिर्फ मूवमेंट ही शो कर सकते हैं, लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं. वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं, अपने पोजीशन को वो चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ ऐसे ही 2 एग्जाम्पल आपने बुक में पढ़ा है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं. सेकेंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि प्लांट्स कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ एंड एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद बंद हो जाता है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांट्स अपने थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ शो करते रहते हैं. लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद, एनिमल्स में सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाता है. दे स्टॉप इंक्रीजिंग इन साइज एंड वॉल्यूम. बट येस, एनिमल्स के बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल डिवीज़न तो होता है. पुराने सेल्स को रिपेयर किया जाता है, डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर किया जाता है और नए सेल्स बनाए जाते हैं. ये प्रोसेस तो ज़िंदगी भर चलता है जब तक वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है. लेकिन एनिमल का हाइट, उसका साइज़, उसका वॉल्यूम, ये सब बढ़ना एक सर्टेन एज के बाद बंद हो जाता है. लेकिन प्लांट का जो ग्रोथ है थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है. ओके. थर्ड पॉइंट है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के बारे में बोला गया है, राइट. ग्रीन प्लांट्स के बारे में बोला गया है. ऐसे भी प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जैसे कि मशरूम. दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सैप्रोफाइट्स, राइट. सैप्रोफाइट के कैटेगरी में रखा गया है. उनको ऑटोट्रॉफ हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो प्लांट होने के बावजूद भी उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है एंड दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. तो वो एक तरीके का एक्सेप्शन हो गया इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का. लेकिन प्लांट्स को जनरली अगर हम ग्रीन प्लांट्स लेकर चलते हैं तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके. लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. डायरेक्टली कौन से एनिमल्स डिपेंड करते हैं? हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं. और इनडायरेक्टली कौन डिपेंड करता है? ओमनीवोर्स डिपेंड करते हैं, कार्नीवोर्स डिपेंड करते हैं, राइट. स्कैवेंजर्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर इनडायरेक्टली क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट प्रोड्यूस को, राइट. सो इसीलिए एनिमल्स चाहे वो हर्बीवोर हो, कार्नीवोर हो, ओमनीवोर हो, स्कैवेंजर्स हो, कुछ भी हो, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए. ओके. फोर्थ पॉइंट है कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं थ्रू सीड्स और बाय यूजिंग अदर प्लांट पार्ट्स, अदर वेजिटेटिव पार्ट्स. लेकिन एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है बाय गिविंग बर्थ इफ़ इट इज़ अ मैमल, एंड इफ़ इट इज़ अ नॉन मैमल देन इट इज़ गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ठीक है. सो लास्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में था. सो आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू कि प्लांट्स जो है वो सीड या अदर प्लांट पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एंड एनिमल्स का रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंगर वंस जो कि मैमल्स करते हैं. एंड नॉन मैमल्स जनरली एग्स ले करते हैं एंड एग्स की हैचिंग होती है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है. सो आई होप द डिफरेंसेस आर ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम कैसे कैसे डिफरेंसेस बता सकते हैं. सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि कैसे आपको डिफरेंसेस लिखना है. अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट. सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर. जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन था चैप्टर का, वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट. So in the next class we will be discussing some questions related to this chapter. कुछ questions हम लोग इस chapter से related discuss करेंगे and अगर time बचेगा तो then we can start with the next chapter of second term. Okay, so thank you for attending today's class. I hope आपको आज का class समझ में आया होगा. We will be meeting tomorrow and we are going to revise chapter number 7
थोड़ा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 से रिलेटेड, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर को. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, वी विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम. थैंक यू.